हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट वन में हम लोगों ने कैसे हमारी कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई और उसके पहले और जितने हमारे रूल्स थे, चाहे वो एक्ट हमारा आर्म्स के रिलेटेड हो या फिर हमारा प्रेस से रिलेटेड एक्ट हो हमारा, राइट। तो हम लोगों ने उसके बारे में बात करी है। फिर एल्बर्ट 1883 एक्ट हो और उसके जो जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब उसके आगे हम लोग आते हैं कि हमारा बंगाल विभाजन हो चुका है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हो चुका है और सारी चीज़ें भंग आंदोलन हो चुका है 1908 में। बट अब उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लग रहा था कि हमको उसके बराबर यानी हिंदुओं के बराबर हमको तवज्जो नहीं दी जा रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमको एक मुस्लिम लीग यानी कि पूरी एक मुस्लिम पार्टी बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका आप ये कह सकते हैं कि जो आइडिया दिया वो थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। तो पहले क्या था कि ढाका हमारा इंडिया में था, बट इस टाइम पे ढाका क्या है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो नवाब सलीमुल्लाह जो थे वो ढाका के, उन्होंने प्रपोज्ड किया, एक मीटिंग रखी। जो जो भी मुस्लिम के बड़े बड़े उस टाइम पे ओहदे में थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनके साथ एक मीटिंग रखी उन्होंने, एक ऑर्गेनाइज किया। और फिर उसके बाद ढाका में इन्होंने 1906 में नवाब सलीमुल्लाह की पार्टनर प्रेसिडेंशियशिप में क्या किया, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, राइट। तो अब आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि किसकी अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1906 में सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में ढाका में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो उसके जितने भी आगे चल के जितने भी अधिवेशन हुए हैं मुस्लिम लीग के, उसमें क्या हुआ कि जो उसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आगा खां थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो परमानेंट आपके इसके प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खां। लेकिन जब पार्टी को स्टैब्लिश करना था तो मीटिंग किसने बुलाई थी? मीटिंग बुलाई थी सलीमुल्लाह ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, ढाका के थे। और उस टाइम पे उस मीटिंग के, किस मीटिंग के? उस मीटिंग के जहां पर इसको डिस्कस किया गया कि अब हमको एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो उसमें आगा खां हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब मुस्लिम लीग बन गई और उसके आगा खां प्रेसिडेंट हो गया, परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़ता है टाइम। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि आगा खां और कुछ और लीडर्स जाके वहाँ पे अंग्रेजों से मिलते हैं। अंग्रेज में किससे मिलते हैं? उस समय जो इंडिया के वायसराय थे इंग्लैंड के, वो थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो से वो मिलते हैं और बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब हमारी पार्टी बन गई है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन प्रणाली है वो बिल्कुल अलग कर दी जाए। क्योंकि इनका मानना था कि देखिए ये हिंदू बहुल जो भारत है वो जहाँ हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम कम है। तो उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे कोई हिंदू खड़ा हो जाएगा और अगर हमने अपनी पार्टी बना ली और मान लीजिए अगर हमको आगे बढ़ना है, लीडर बनना भी है, और वहाँ पे अगर हिंदू खड़ा हो जाएगा तो हमको तो कोई वोट देगा नहीं, सब हिंदू को वोट दे देंगे। ठीक है, तो हम हार जाएंगे। तो आगा खां और इनके साथ में कुछ और जो उस समय के प्रभावी लीडर थे वो गए आपके लॉर्ड मिंटो के पास, और लॉर्ड मिंटो से कहा उन्होंने कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और मुसलमान जहाँ से खड़ा होगा, जिस भी क्षेत्र से मुसलमान का एरिया होगा, वहाँ से सिर्फ मुसलमान खड़ा होगा और वहाँ पे जो वोट देगा वो भी क्या देगा? मुस्लिम वोट देगा। तो ये डिमांड हुई इनकी, किसके खिलाफ? इनकी जो डिमांड हुई वो लॉर्ड मिंटो से हुई डिमांड। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या इन लोगों ने? तो इस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि ये तो अच्छा है भाई, हिंदू मुस्लिम दोनों में लड़ाई हो रही है और हम ये तो चाहते हैं, क्योंकि उनका तो स्लोगन था कि फूट डालो और राज करो, उनका स्लोगन था। तो 1909 यानी कि 1909 में एक मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आया। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि सचिव थे, जो स्टेट मामलों के जो सचिव थे वो थे सैयद हसन बिलगरानी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि सैयद हसन बिलगरानी से पूछा गया था कि जिस समय मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया था 1909 पे, उस समय स्टेट काउंसिल के जो सचिव थे वो कौन थे? वो थे सैयद हसन बिलगरानी। अब इनको क्या था, क्योंकि इनको ब्रिटिश का सपोर्ट था, तो इनके द्वारा अंग्रेजों ने इनकी बातों को मान लिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मुस्लिम कह रहे हैं कि उनको अलग निर्वाचन मंडल चाहिए तो हम उनको देते हैं। बेसिकली इनका क्या था
कि इनका ये विचार था उस टाइम पे कि अगर मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो जाएंगे तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्योंकि मुसलमान चाहता था कि हमारी बात को माना जाए, इसलिए उसने क्या किया कि पहले तो वो बंगाल विभाजन के खिलाफ था उस टाइम पे, जो मुस्लिम था वो बंगाल विभाजन के खिलाफ था, मुस्लिम अभी भी खिलाफ था, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो जितने भी नेता थे वो क्या हुआ कि बंगाल विभाजन के समर्थन पे आ गए। समर्थन पे क्यों आ गए? उनको लगा कि यार अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो वो हमारा साथ दे देंगे, ठीक है। और हुआ भी यही कि उन्होंने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया, जहां पर जो मुसलमानों की बात थी कि उनको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और मुस्लिम वहां पे वोट करें, वो बात उनकी हो भी गई, ठीक है। अब ये मिंटो मॉर्ले नाम कैसे पड़ा? तो उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो थे, और जो वहाँ के राज्य सचिव थे, अंग्रेज के जो राज्य सचिव थे, ठीक है, जो अंग्रेजों के जो राज्य सचिव थे वो थे मिंटो। तो दोनों को जोड़ के, सॉरी, उनका नाम था मॉर्लो, जो हमारे राज्य सचिव थे उनका नाम था मॉर्लो। तो मिंटो क्योंकि हमारे वायसराय थे और मॉर्ले कौन थे? सचिव थे, तो इसलिए उन दोनों का नाम पे रख दिया गया कि 909 पे। और उसमें हुआ क्या कि जो अंग्रेज, जो मुसलमानों की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी, उस डिमांड को वहां पे क्या कर लिया गया? पूरा कर लिया गया 1909 पे। इसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्या किया? ज्वाइन किया, ठीक है। और 24 मार्च 1940 में जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इंडिया नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था 24 मार्च 1940 में लाहौर में, ठीक है। जहां पर ये पाकिस्तान प्रस्ताव को, जहां पे बड़ी संख्या में जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि भाई अब हमको हमको एक अलग कंट्री चाहिए। जो लाहौर, जो हमारा अधिवेशन था वहां पे इसकी बात हुई, और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 को आपका इन्होंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और 1916 में वो उसके अध्यक्ष बन गए। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना क्या था कि धर्मनिरपेक्ष आदमी थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि वो ऐसा बिलीव नहीं करते थे कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, वो बहुत धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, वो बात करते थे भारत की। लेकिन क्योंकि वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनको हमेशा क्या था कि नेहरू जी से हमेशा से उनको लगता था, क्योंकि वो मानते थे कि अगर नेहरू जी पढ़े लिखे हैं तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो उनको ये बिल्कुल गवाह, उनको कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था। उनको उनको बस ये मतलब था कि अगर मुझे कोई पद दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो मुझे नेहरू जी के बराबर दो, मैं उनसे कम लेने के बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बस उनकी एक डिमांड थी, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और उसके बाद 3 साल के अंदर 1916 में ये उसके अध्यक्ष भी बने, ठीक है। तो ये बात होती है मोहम्मद अली जिन्ना की, कब उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किया और कब उन्होंने इसकी डिमांड करी कि भाई पाकिस्तान हमको एक मुस्लिम के लिए एक हमको अलग एक हमारा राज्य चाहिए, एक स्वतंत्र राज्य हमको चाहिए। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1911 की। 1911 में क्या हुआ कि जो हमारी जो किंग थे, यानी कि जॉर्ज पंचम जो थे, वो भारत आए और शाही दरबार का आयोजन हुआ। अब शाही दरबार का जो आयोजन हुआ वो हमारा 3 बार हुआ है। शाही दरबार का आयोजन एक हुआ है 1877 ईस्वी में, एक हुआ है 1903 में, और एक हुआ है हमारा 1911 में। तो 1911 पहला ऐसा दिल्ली दरबार था जहाँ पे ब्रिटेन के किंग और जो रानी थी, क्वीन थी, वो आई थी। बस समझ में आ गई, ठीक है। रानी का नाम क्या था? मैरी था, और किंग का नाम जॉर्ज पंचम था। तो इन्होंने आके क्या किया, सबसे पहले जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है, उसको चेंज किया। पहले कैपिटल क्या थी हमारी? कैपिटल थी हमारी कलकत्ता, और उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को ये यहाँ पे आए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो हमारी राजधानी है वो कलकत्ता ना होके, ठीक है, उस समय क्या था? कैलकटा। कैलकटा ना होके अब हमारी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? दिल्ली होगी। तो दो अनाउंसमेंट इन्होंने आके की थी, और दूसरा अनाउंसमेंट इन्होंने जो किया था वो ये था कि जो बंगाल विभाजन था, तो बंगाल विभाजन जो था उसको उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, ये बंगाल विभाजन नहीं होगा, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल नहीं है, वो एक ही है, जैसे पहले था वैसे ही था। तो इन्होंने जो बंगाल विभाजन था उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, और जो कैपिटल थी उसको सेट कर दिया। और उस टाइम पे जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। देखिए, जो वायसराय है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर ये यही से बनते हैं कि वायसराय से करते हैं। अब जब ये आए तो एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि आपने दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, है ना? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया।
तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो जब ये भारत आ रहे थे तो इन्हीं के लिए, इन्हीं की शान में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात जो है हम आपका जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार तीन सेशन में हुआ है। सबसे पहले हुआ है 1877, फिर हुआ है 903 और फिर हुआ है 9911। इसमें दो लोग आए थे जैसे कि मैंने आपको बताया। कौन कौन आया था? हमारे किंग थे यानी जॉर्ज पंचम थे और दूसरी थी रानी मेरी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब जब जॉर्ज पंचम इंडिया आए, ठीक है, जब जॉर्ज पंचम इंडिया आए तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे उनको पदक दिए, उनकी वीरता के लिए स्वर्ण पदक और आपका रजत पदक, ऐसे कांस्य पदक दिए गए, बट मोस्टली अंग्रेजों को दिए गए 90% और 10% जो बचा वो इंडियन को दिए गए। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन है, जैसे आप ये पिक्स देख रहे होंगे, तो इनकी बहुत खातिरदारी की गई क्योंकि भाई राजा थे, भारत के राजा थे उस टाइम पे। छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, और ये पूरे भारत के एकल भारत के राजा थे। और उस समय भारत बहुत बड़ा था, है ना, पाकिस्तान था नहीं, बांग्लादेश था नहीं, वो पूरा एक मिल के पूरा एक इस्टेब्लिश एक अलग बना हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था बुराड़ी में, याद रखिएगा, बुराड़ी में। ठीक है, और बुराड़ी कहाँ था? बुराड़ी था दिल्ली से आउट बाहर, दिल्ली से बाहर है बुराड़ी। ठीक है, और जहाँ अभी अगर देखें तो वो कितना एरिया था? वो 57 एकड़ था, 57 एकड़ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 57 एकड़ था। और उस जगह पे अभी कोरोनेशन पार्क है। कौन सा पार्क है? कोरोनेशन पार्क है। यहाँ पे जॉर्ज पंचम आए थे, उसको बोलते हैं कोरोनेशन पार्क। 57 एकड़ में बुराड़ी पे है। बुराड़ी का मतलब दिल्ली का आउटर, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इंडिया की जो कैपिटल है वो किस सन में चेंज हुई? तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने चेंज की थी। या बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। और दिल्ली दरबार है वो कितने सन में हुआ है, या कितनी बार हुआ है, या किस सन में सिर्फ राजा है? क्योंकि सिर्फ 1911 में ही राजा और रानी आए थे। रानी का नाम था रानी मैरी, राइट? तो इसमें से तीन चार क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी आगे मैं बहुत सारे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार 1911 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसी दरबार में राजा ने घोषणा की भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया जाए। दूसरा, दरबार में घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली टू होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो फर्स्ट में दिल्ली से कलकत्ता नहीं, इसका रिवर्स है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, राइट? इसके बाद फिर एक आता है, क्योंकि 1911 बीत गया, अब 1914 में आता है ताना भगत मूवमेंट। भाई ये ताना भगत मूवमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है, जो ताना भगत मूवमेंट है ये बिहार में, लेकिन अब इस टाइम पे कहाँ है? जो वो बिहार का हिस्सा था इस टाइम पे झारखंड में है। ठीक है, तो ये था कि वहाँ पर जितने भी जो बेसिकली हम बात करें तो मानवीय अधिकारों को, मुद्दों को लेकर, धार्मिक परंपराओं को लेकर, सामाजिक अस्मिता को लेकर, और जो वो टैक्स की ड्यूटी बढ़ा रहे थे उनको लेकर उनके बीच में क्या हुआ, एक आक्रोश पैदा हुआ और जिसका आंदोलन किया गया। ठीक है, तो ये ताना भगत जो है, ये ताना भगत किसी का नाम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ताना भगत किसी का नाम नहीं है। ये क्या है? उराव जनजाति की एक शाखा थी। वहाँ पे क्या होता है, जो ताना भगत है वहाँ पे उराव जाति होता है ना, यानी कि पुराने ट्राइबल्स जो होते हैं तो उनको बोलते थे ओरांस। तो ओरांस में ही उसको बोलते हैं ताना। तो उसी की एक कह सकते हैं कि ब्रांच है ताना भगत। जो इनको आप देख रहे हैं ये हैं, जो इनका मेन हीरो है, जो बॉडी बिल्डर बढ़िया बाहुबली टाइप में, इनका नाम था जत्रा भगत। इनका क्या नाम था? जत्रा भगत। जत्रा भगत या फिर जत्रा ओराव उनको बोलते थे। ठीक है, तो ये जो है 5 साल तक, जो 1914 से लेकर 1919 तक, ये जो इनका जो आंदोलन था वो चलता रहा। और उसके बाद जो बेसिकली ये था कि उन्होंने जो टैक्स लगाए हुए थे ताना भगत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस टाइम पे अगर अकाल पड़ जाए तब भी वो लोग टैक्स लगाए रहते थे, फिर भी वो लगाना वसूलते रहते थे। तो बेसिकली जो ये मूवमेंट था इसी के लिए था। ठीक है, इसके बाद ये 5 साल तक चला। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया कि ताना भगत मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे? तो जत्रा भगत, और कभी कभी लिखा होता है जत्रा ओराव। तो ओराव, तो जो ताना भगत है ये क्या था? ये ओराव जनजाति थी, उसी की ब्रांच का नाम था ताना भगत। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, एक बार आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है। अब इसके बाद और समझिए, 1914 में ही एक और घटना घटी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है,
कामागाटू कामागाटू मारू हादसा। ठीक है, ये क्या था? ये कामागाटू जो मारू हादसा है, ये इसमें क्या हुआ कि एक जहाज था और जहाज के जा रहा था कनाडा जा रहा था। कनाडा में उस जो जहाज की हम बात करें तो उसमें 376 जो लोग थे, वो टोटल 376 लोग थे। ठीक है, 376 लोगों में 340 जो थे वो सिख थे। ठीक है, 340 जो थे वो सिख थे और मुस्लिम उसमें 24 मुस्लिम थे और 12 हिंदू थे। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि वाया हांगकांग, ठीक, वाया हांगकांग ये लोग जा रहे थे वैंकूवर। वैंकूवर का मतलब कनाडा। ठीक है, इंडिया से निकला और हांगकांग में उस समय रहते थे एक सरदार जी रहते थे, जिन्होंने इस जो ये पूरा शिप है, इस शिप को क्या किया था, परचेज किया था। तो वहाँ पे क्या था, वैसे भी आपको पता होगा कि कनाडा में मोस्टली ज़्यादातर अभी इस टाइम पे भी सिख हैं। तो उस टाइम पे 376 लोग उस जहाज से निकले और वाया हांगकांग के रास्ते वैंकूवर पहुंचे। जब वैंकूवर पहुंचे तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि ये यहाँ पे नहीं उतरेगा, और ये बात है जुलाई 1914 की बात हो रही है। ठीक है, किसी तरीके से उन्होंने 24 यात्रियों को कनाडा में प्रवेश दिया। उनके कुछ उस टाइम पे लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी या किसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 24 लोगों को सिर्फ उतरने दिया, पर प्रवेश करने दिया बॉर्डर पे अपने वहाँ पे पोर्ट में, और बाकी लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया। लोग बैठे रहे, आंदोलन किया, ज़बरदस्ती बैठे रहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें एंट्री दे दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो जहाज़ है, इस जहाज़ को वापस से भेज दिया गया कि आप वापस जाइए। तो ये जहाज़ अब 24 लोग तो यहाँ पे उतर रहे, क्योंकि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग 24 लोग यहाँ पे रह सकते हैं और बाकी लोग नहीं रह सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो कनाडा था वो भी ब्रिटेन के उसमें था। और ये लोगों को ऐसा लगा कि ये जो लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ये लोग कनाडा में जाके क्या करेंगे, अपने आंदोलन को, जो कि इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था, जो मूवमेंट चल रहे थे, इनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा भाई नुकसान है। तो उन लोगों ने उस टाइम पे अपनी गवर्नमेंट से बात करके बोला कि इन लोगों को नहीं उतरने देना है। तो 24 लोगों को उतारा गया, बाकी लोगों को 352 लोगों को वापस भेज दिया गया, और काफ़ी स्ट्रगल का टाइम रहा, लेकिन उन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया। तो ये लोग वापस चले गए। जब ये लोग वापस चले गए और वापस जाने के बाद क्या हुआ कि जो जहाज़ है वो 29 सितंबर को कलकत्ता आया। तो जब कलकत्ता पहुंचा ये जहाज़, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको ज़बरदस्ती बिठा के, जितने भी सिख थे इनको ज़बरदस्ती बिठा के पंजाब भेजने लगे कि भाई जाओ पंजाब जाओ, यहाँ पे नहीं रहना है, पंजाब जाओ। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि लोगों की लड़ाई हो गई। तो इसमें हुआ क्या कि 22 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि अब जैसे मान लो कि इतने लंबे सफ़र से कोई आ रहा है कलकत्ता में और ज़बरदस्ती उसको बिठा रहे हो कि जाओ पंजाब की गाड़ी में बैठो, पंजाब की गाड़ी में बैठो। तो ऐसा करने के लिए क्या हो गया कि कुछ जो सिख थे उनकी लड़ाई हो गई कि भाई हमको नहीं जाना है, हमको नहीं बैठना है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने 22 लोगों की मौत हो गई। अब जब ये मौत हो गई तो हुआ क्या कि भाई भारतीयों को आक्रोश बढ़ गया कि ऐसा कैसे यार, कोई बाहर से आ रहा है तो उसका तुमको रुक के वेट करना चाहिए कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं एंट्री करने दी, और तुम हो कि उसको भगाने में तुले हुए हो। तो हुआ क्या कि जब इसमें लोग मर गए तो एक शोर समिति का गठन किया गया, और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ शोर समिति का, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि दूसरे ब्रिटेन के ही साथ की थी, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसका फायदा हो गया गदर पार्टी को, क्योंकि गदर पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल जी ने बनाई थी। अब उसके पहले तक कोई वो नहीं था, लेकिन जब ये मूवमेंट हो गया सिखों के साथ, ऐसा हो गया, तो जो गदर पार्टी बनाई थी, गदर पार्टी में क्या हुआ कि जितने भी क्रांतिकारी थे जो इस चीज़ से जुड़े थे, जितने भी सिख थे, वो उन्होंने क्या हुआ कि भाई हमको बदला लेना है, हमारे लोगों को मारा गया, हमको बदला लेना है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो गदर पार्टी के लोग थे उनको क्या हुआ, समर्थन मिल गया, और गदर पार्टी क्या हो गई, हमारी लाइमलाइट में आ गई, बस समझ में आ गई। तो कामागाटो मौर्य से पूछेगा कि वो जहाज किस देश में जा रहा था या किस जगह से गया था, तो भारत से हांगकांग गया था, और हांगकांग में ही एक हमारे सरदार जी थे जिन्होंने उनका नाम था गुरुदित्त सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया था कि ये शिप को परचेज किया था, और फिर 376 लोग जा रहे थे हम लोग। ठीक है, वहाँ पे 24 लोगों को एंट्री दी गई, 352 लोगों को वापस किया गया। 352 लोगों में से 22 लोग फिर से मर गए जबरदस्ती रेलगाड़ी में नहीं चढ़ने की वजह से, और इसके बाद फिर हमारी जो गदर पार्टी है वो लाइमलाइट में आ गई, क्योंकि गदर पार्टी को समर्थन मिल गया। राइट, तो ये जो हमारी गदर पार्टी की बात आई है तो बता ही देते हैं। ठीक है, गदर पार्टी में क्या हुआ कि 1 नवंबर 1913, इंपॉर्टेंट डेट है याद रखना, 1 नवंबर 1913 को कोर्टलैंड में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और जो इसको किसने स्टार्ट किया था, लाला हरदयाल ने किया था। और जो इसका आप कह सकते हैं कि मुख्यालय था वो कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था।
ठीक है। और फिर उसके बाद गदर अखबार के प्रकाशन की शुरुआत हो गई। तो बस यही है, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पे, कोर्टलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। इतनी बात है। तो पार्ट 2 में जो अभी तक का जो थ्योरी जो है वो मैंने यहाँ पे किया। अब इसके बाद एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट के और इस पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक हमारा यहीं पे ओवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। अभी हम लोगों ने पढ़ा ओसाका, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, बर्लिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी, यानी कि उसका गठन किसने किया था। वी डी सावरकर, रासबिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा या फिर लाला हरदयाल। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन रखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि मार्च 1914 में कोमागाटू मारू जहाज द्वारा ले गए भारतीय प्रवासियों को उतारने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए। तो कहाँ गए थे वो लोग, हांगकांग से कनाडा गए थे। तो किसने किया था, कनाडा, क्योंकि हांगकांग से तो निकल ही गए थे। तो हांगकांग से कनाडा गए थे वो लोग, राइट। इसके बाद 1911 में किस गवर्नर जनरल के दौरान राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड एल्गिन। तो उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि 1911 में जिस समय दिल्ली दरबार हुआ था उस समय जो हमारे वायसराय थे, ये गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं या फिर पेशकश की। तो ये कौन सा नियम था हमारा, आपका मिंटो मिलो था 1909, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का वो एक्ट था, ठीक है, जहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग जो मतदाता है वाली जो मैंने आपको बताई थी वो चीज़ लागू हुई यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ताना भगत की शुरुआत कब हुई थी, मैंने क्या बताया था, 21 अप्रैल से, यानी 21 अप्रैल 1914 से 1919 हुई थी। तो यहाँ पे सारे के सारे अप्रैल दिए गए, तो क्या हो जाएगा, अप्रैल 1914 से ताना भगत, राइट, जो अभी कहाँ पे, झारखंड में है, लेकिन उस टाइम पे कहाँ पर था। और वहाँ के लोग, जहाँ पे झारखंड में भी लोग हैं, वहाँ पे इनको भगवान कैसे पूछा जाता है, किसको, जो इसके जो कह सकते हैं, जो जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, किसकी थी, जत्रा भगत की। जत्रा भगत को वहाँ पे लोग पूछते हैं और आज भी इनकी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई वो तस्वीर रियल है। आज भी वहाँ पे चौराहे पे इनकी तस्वीर लगी हुई है और लोग इनको पूछते हैं। अभी कहाँ पे, झारखंड में है, पहले कहाँ पे था, बिहार में था। लीजिए आई गया कि ताना भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ पे हुआ था, झारखंड, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे क्या है, झारखंड है, और उस टाइम पे क्या था, बिहार था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा, सन 1870 में स्थापित पूना सार्वजनिक सभा के मुखिया कौन थे। तो ये तो पीछे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कौन थे हमारे पार्ट फर्स्ट में, जज रनाडे, राइट। सेकंड है आपका आयुध अधिनियम 1878 में या फिर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो समय किसके शासनकाल में पारित किया गया। तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, 1880 तक लॉर्ड रिटन थे और 1880 के बाद कौन हो गए थे, लॉर्ड रिपन हो गए थे। यानी कि जो एल्बर्ट बिल आया था 1883 का वो आया था लॉर्ड रिपन के उसमें, राइट। उसके पहले लॉर्ड रिटन थे। मुस्लिम लीग के गठन की पहल किसने की थी, तो पहल की थी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। और अगर कहा जाए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो कौन थे, आगा खां थे। लेकिन गठन की पहल किसने की थी, वो थी सलीमुल्लाह ने, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश इन 1885, 28 दिसंबर 1985 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके शासनकाल में किया गया। तो मैंने क्या बताया था याद करने के तरीके कि भैया बहुत डफर थे जिन्होंने कांग्रेस बनाने की अनुमति दी। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड डुफरिन हो जाएगा। डफर से डुफरिन आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि विमोचन बनर्जी ने। देखिए आपको ऐसे ही याद करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको इसी अकॉर्डिंग याद करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो आपका याद हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, ये पहले मुस्लिम थे।
और ये कब बने थे, तीसरे यानी कि 1887 वाले में। इसका पूरा एक मैंने चार्ट आपको पार्ट 1 में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1905 में जो इनका क्या था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी का जो उद्गम है वो इन्होंने यहीं से किया था, कब 1905 से किया था। स्वदेशी की मांग की थी, ठीक है। स्वदेशी की मांग कहाँ से आई थी, बंगाल विभाजन के विद्रोह में, ठीक है। तो वही हमारा एक आधार बन गया था। नेक्स्ट है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के तहत किसने की थी, रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पे कांग्रेस में बंटवारा हुआ गरम दल और नरम दल में, ठीक है। क्योंकि गरम दल वाले कह रहे थे कि भाई एक बार तो हमारे आदमी को बनाओ, जिसको वो कहते हैं कि लाला लाजपत राय को बनाइए, राइट। नेक्स्ट है हमारा बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की कब की थी, 19 जुलाई 1905 को की थी, लेकिन प्रभावी कब हुआ, वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ, ठीक है। लेकिन घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई को। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको बहुत दिमाग पे रखना है ना। 19 जुलाई घोषणा की गई, 16 अक्टूबर अमल में आया, यानी कि लागू कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट अमर सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, अमर नहीं अमार है, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि 1971 में बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रीय गान बना, ठीक है। 1971 में, जो कि इन्होंने जो बांटा था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल बेसिकली पूरा मुस्लिमों का था, तो पूर्वी बंगाल ही बाद में जाके क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, राइट। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। इज दैट क्लियर, फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906। कहाँ पे हुई थी, ढाका में। किसके पहल पे हुई थी, सलीमुल्लाह, जो वहाँ के नवाब थे, राइट। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कहाँ पे हुआ था, ढाका में गठन किया गया था, है ना। वहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, उनके यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अभी पार्ट फर्स्ट के और पार्ट 2 के मैंने कंप्लीट करा दिए। अभी इसके 2 या 3 पार्ट अभी आगे और आएंगे, उसमें जितना भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और ये आपके कंपटीशन से, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।